स्पीड और पावर का क्या ट्रेड ऑफ है? फास्ट क्लॉक की बात करते हैं तब क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम, तब वो आपकी बैटरी कम चलेगी, कम देर चलेगी। और स्लो क्लॉक की बात करते हैं तो लॉन्ग टाइम निकाल देगी, लंबे टाइम निकाल देगी। ठीक है, तो फास्ट क्लॉक एंड शॉर्ट टाइम, ये कह रहे हैं फास्ट क्लॉक और शॉर्ट टाइम ये बेटर है। इन जनरल हमें फास्ट क्लॉक चाहिए, हमें कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, लेकिन जब मैं बैटरी को एक लिमिटेड सोर्स मान लूँगा कि बैटरी मेरे पास लिमिटेड है, तब दिस इज़ नॉट ए सूटेबल ऑप्शन, तब एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब मुझे अपने कैलकुलेशंस फास्ट करने हैं तब तो मुझे चाहिए ये। तो तभी तो मैंने बोला है कि हम थ्रोटलिंग का काम करेंगे, हम थ्रोटल करेंगे। जब हमें कैलकुलेशंस फास्ट चाहिए तो हम हाई स्पीड मोड, हाई मोड में चला जाएंगे, हाई क्लॉक मोड में चले जाएंगे। और जब मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, हाई स्पीड नहीं चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं उसके स्पीड को कम कर दूंगा, क्लॉक स्पीड को कम कर दूंगा। पावर मैनेजमेंट, पेरिफेरल्स के अंदर जो पावर मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करके भी आप पावर सेविंग कर सकते हो, बैटरी पावर सेविंग कर सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर्स हैव मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस, पावर ऑफ व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उनको पावर सप्लाई करना बंद कर दीजिए। आप माउस यूज़ नहीं कर रहे तो आपने देखा हो थोड़ी देर के बाद आपके माउस की पावर ऑफ हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको दोबारा यूज़ करना शुरू करते हैं तब वो दोबारा से काम करना स्टार्ट करेगा। नोट किया होगा आपने, आपके यदि इंडिकेटर है आपके माउस के अंदर, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसकी जो लाइट है वो उसकी ऑफ हो जाएगी, मीन्स वो ऑफ हो जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो दोबारा से एक्शन में आएगा। उसकी पेरिफेरल की पावर्स को कंट्रोल किया जाता है किससे? कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है। क्लॉक कंट्रोलर एट द टॉप सेंटर, जो क्लॉक कंट्रोलर होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और उसके अंदर एक चीज़ और भी होती है, हम पेरिफेरल डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उनके लिए कंट्रोलर भी आते हैं मार्केट में, उन कंट्रोलर का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर कंट्रोलर होते हैं स्पेसिफिकली पेरिफेरल्स को हैंडल करने के लिए, आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली कंट्रोलर्स आते हैं, चिप्स आती हैं, यू कैन से। शुड ऑल्सो बी पावर डाउन, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, यूजिंग पावर स्विचेस, ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पावर स्विचेस यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसेसर की जो पिन्स हैं उनको भी आप हाई इम्पीडेंस, कहते हैं कि उसको हाई इम्पीडेंस स्टेट में ले गए। 3 स्टेट होती हैं उसकी, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट, और एक होता है लो स्टेट, हाई स्टेट, और एक हाई इम्पीडेंस स्टेट। ऑन ऑफ की बजाय मैं बोलूँगा लो, हाई, और एक तो लो मीन जहाँ सिग्नल लो आ रहा है, जीरो आ रही है, और एक 1 जहाँ हाई, जिसको मैं बोलता हूँ। एक होता है हाई इम्पीडेंस स्टेट, उस टाइम ये कनेक्टेड नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि उस टाइम जो चिप है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में है। मोस्ट प्रोसेसर हैव स्लीप टाइमर्स, हर एक प्रोसेसर में स्लीप टाइमर्स होते हैं। प्रोसेसर कंज्यूम पावर ड्यूरिंग स्लीप, पावर कंज्यूम करता है लेकिन बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। आईओ पिंस यूज टू पावर डाउन सेंसर्स में कीप कंज्यूमिंग पावर, जब हम सेंसर्स की बात करते हैं तो वो उनको भी हम क्या करेंगे कि जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उनको पावर डाउन में ले जाएंगे, उनको पावर सप्लाई करना बंद कर देंगे जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक थर्मोकपल से हमें या टेम्परेचर सेंसर से हमें 1 आवर के बाद डाटा चाहिए, हर एक 1 आवर के बाद हमें उसे रीडिंग चाहिए। तो क्या होगा, एक बार उसका डाटा ले लिया, आपको पता है 1 आवर तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 आवर के लिए उसकी पावर ऑफ कर दो। जब भी आपको उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट हो, टाइमर लगा दो उसके अंदर, जब भी रिक्वायरमेंट दोबारा होगी तब उसकी पावर ऑन करके आप उससे डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको दोबारा ऑफ कर दो। तो यहाँ से आप पावर सेव कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट चिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। एक्सटर्नल टाइमिंग ऑफ प्रोसेसर पावर, प्रोसेसर का जो स्लीप टाइम है वो हम सेट कर सकते हैं। होल सिस्टम, पूरा सिस्टम को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट नहीं है तो। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर आप स्लीप टाइम लिखते हैं, आप कितनी देर के बाद स्लीप टाइम हो इसका, कितनी देर जब आइडल रह जाए तो मॉनिटर ऑफ हो जाए, कितनी देर यदि आइडल रह जाए तो आपका प्रोसेसर ऑफ हो जाए। ये चीज़ आपको सेट करनी होती है आपके कंप्यूटर में। तो आप, यदि आपके पास एनर्जी सोर्सेज लिमिटेड है तो आप ये चाहोगे कि जितनी से जितना ज़्यादा हो सके आप उसकी पावर सेव कर सकते हो। आपने कभी नोट किया होगा, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, आपके पास पावर बैंक नहीं है, आपके पास चार्जर नहीं है, आपके फ़ोन की बैटरी कम रह गई, तो आप क्या करते हैं,
आप उसके इंटरनेट ऑफ कर देते हो, ब्लूटूथ ऑफ कर देते हो, वाईफाई ऑफ कर देते हो, सब चीज़ें ऑफ कर देते हो, सो दैट कम से कम बातचीत करने के लिए आपके फ़ोन की बैटरी चलती रहे। नोट किया होगा, सबके साथ आई होगी ऐसी सिचुएशन कभी। तो वो हम इसीलिए करते हैं कि हम उसको मोस्टली पेरिफेरल्स उसके हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लीकेज क्या होते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस लीकेज हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद पुल अप रजिस्टर्स होते हैं उनके अक्रॉस भी लीकेज हो सकती है। पावर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, सोलर पावर हो सकती है। सोलर पावर तो हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और विंड पावर क्या है, ये है 400 वाट पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या है, स्क्वेंजिंग ऑफ स्क्वेंजिंग एनर्जी फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट से कहीं भी कोई एनर्जी है, कहीं भी हम मान लिया अपने बॉडी के ऊपर हमारी थर्मल, हमारी बॉडी में हीट तो है ही ना, कोई हम वेरिएबल सेंसर डालते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेता रहे, तो वो क्या होते हैं, स्क्वेंजिंग बोलते हैं, स्क्वेंजिंग एनर्जी उसको बोलते हैं हम। और या हम ये चाहते हैं कि हम अपने शूज़ में पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा लें या पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा लें और वहाँ से जो हम प्रेशर डालेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहे, तो वो भी स्क्वेंजिंग है। तो ह्यूमन से जो स्क्वेंजिंग है वो बहुत कम है, 0.1 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी कम। तो आपको सबसे एफिशिएंट कौन सा लगता है, सबसे एफिशिएंट तो आपका सोलर एनर्जी कंजम्पशन ही है, जो मोस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद है कि सोलर एनर्जी है वो हर जगह पर सेम नहीं है। पोलर साइड में जाओगे तो आपको बहुत कम सोलर एनर्जी मिलेगी, और जब आप लाइन ऑफ सेंटर के अराउंड आओगे तो सोलर एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो इंडिया का जो ये रीजन है, इंडिया वाली जो बेल्ट है इधर से, तो यहाँ आपको सन काफ़ी अवेलेबल रहता है और यहाँ भी सन काफ़ी अवेलेबल रहता है। तो रेड में और रेड येलो और ऑरेंज में दिखाया हुआ है वहाँ सन की अवेलेबिलिटी बहुत है, जो ब्लू में दिखाया है वहाँ ऑलमोस्ट नील के बराबर है। ये हम कर चुके हैं। ये एक ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट दिखाया गया है जिसके अंदर आपको वाटर डेप्थ ट्रांसमीटर का यूज़ किया गया है, और उसके अंदर एनर्जी सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, सोलर से भी ले सकते हैं, या एनर्जी डेप्थ के लिए यूज़ हो रहा है कोई सेंसर, इसका मतलब कि उस तक अप्रोच करना इजी नहीं है इतना, तो इट मीन्स वहाँ जो सोर्स लगाना पड़ेगा वो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा जो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सके। एनर्जी हार्वेस्टिंग क्या होती है, एक तो हम एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है जो आपको, या आपको बैटरी से मिल रही है, लेकिन हम बात करते हैं जो हम आसपास से इकट्ठी करते हैं, जैसे सोलर सेल से हो गई, पीजो डिवाइसेस से हो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आप जो फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, ठीक है, तो वहाँ जो ओवर ब्रिज होते हैं, फुट ब्रिज जिनको बोलते हैं, ओवर ब्रिज होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत लोग चढ़ते उतरते हैं, तो उनके अंदर यदि एक लेयर डाल के वहाँ पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा दिए जाए तो आपको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये क्या है कि यह इस चीज़ को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कि आप कहीं कहीं से एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो, या आप विंड एनर्जी की बात करते हो, या आप थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर की बात करते हो, कि कहीं भी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सेंसर नहीं सॉरी जनरेटर, कि कहीं भी आपको हीट कुछ मिल रही है, उस हीट का वेस्टेज हो रही है उस हीट की, तो आप उसको यूज़ कर लो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, P इजिकल टू वी आई उसके अंदर होगी, और जो बैटरी के अंदर स्टोर की जा सकती है। IoT का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, IoT डिज़ाइन सिस्टम की बात करता हूँ तो नोड्स होते हैं उसके अंदर, उसके बाद गेटवे होता है जिसमें ब्रिज राउटर्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद क्लाउड होता है उसके अंदर, क्लाउड से आप पावर मैनेजमेंट प्रोसेसर्स वगैरह आप वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ उसका एप्लीकेशंस होता है। टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी आएगी इसमें, IoT शॉर्ट टर्म आएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए IC आएगी, सिस्टम ऑन चिप के लिए SOC आएगा, याद रखना, ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद रखना।
और प्रिडिक्टिव पावर मैनेजमेंट के लिए PPM आएगा, और इंटरनेट ऑफ बैटरी लेस थिंग्स उसके लिए IOBT आएगा। IOBT, IoT की बजाय IOBT यूज़ किया हमने। और वायरलेस सेंसर नेटवर्क है WSN, और उसके बाद लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर्स हैं LDOs जिसको बोलते हैं। लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, जिस मैंने रेगुलेटर की का डायग्राम दिखाया था आपको एक जगह पे कुछ स्लाइड पहले, जिसमें मैंने बताया था ये रेगुलेटर है और इसके अंदर पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना पावर लॉस हो रहा है जितना आपको CPU से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इतना पावर लॉस वहाँ हो रहा है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम LDOs यूज़ करते हैं, लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है, MPPT जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग मीन्स वो ऐसे वोल्टेज और करंट के कम्बिनेशन के ऊपर काम करेगा जहां उसको मैक्सिमम पावर मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज़ भी यदि बहुत कम हो गई तो उसका नुकसान क्या होने वाला है, उससे क्या होगा, टोटल पावर कम हो जाएगी, बिकॉज P=VI। एक फैक्टर यदि बहुत कम हो गया तो उसमें क्या होगा कि लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए क्या करते हैं, यदि एक चीज़ बहुत रिड्यूस हो रही हो तो उसको रिड्यूस ना करके दूसरी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट है, वो रिड्यूस नहीं होने वाला इतना। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दोनों 10-10 यूनिट के ऊपर है, करंट और वोल्टेज दोनों 10-10 यूनिट के ऊपर है। अब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है वो डाउन आ गई 1 यूनिट के ऊपर, सपोज करो 1 यूनिट के ऊपर आ गई। तो क्या किया आपने, अब 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट, टोटल पावर कितनी मिली आपको, 10 मिली। तो क्या करोगे आप कि उसको कंपनसेट करके ऐसा करेंगे कि कुछ रिडक्शन तो वोल्टेज में हो जाए, कुछ रिडक्शन करंट में हो जाए, और वो रिडक्शन करके सपोज करो हम दोनों 5-6 पे पहुंच गए या 5-4 पे भी पहुंच गए, एक 5 पे चला गया, एक 4 पे चला गया, तो क्या फिर भी हम 20 के ऊपर तो पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, MPPT का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पावर मैनेजमेंट यूनिट है, PMU से हम इसको शो करते हैं। एनर्जी कंज्यूमर इन IoT इकोसिस्टम, इसके अंदर एनर्जी कंज्यूमर कहाँ कहाँ है, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, क्लाउड के लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्विचिंग, इसमें स्विचिंग वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद ट्रेडिशनल नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ये ट्रेडिशनल नेटवर्क डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, होम एंटरटेनमेंट हो गया, TV वगैरह। उसके बाद IoT डिवाइस हैं, जो स्पेशल IoT डिवाइस हैं, इसमें बैटरी पावर्ड हो सकते हैं, सेल्फ पावर्ड हो सकते हैं, और ये मेन कनेक्टेड हो सकते हैं, मेन से कनेक्टेड हो सकते हैं IoT डिवाइसेस। IoT एनर्जी सोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या 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 उसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो स्केलेबिलिटी हो उसके अंदर, मीन्स आप उसको वेरी कर सको। आपको अभी 10 वोल्ट चाहिए, आप 10 वोल्ट नहीं चाहिए, आपको 15 वोल्ट करना है तो 15 वोल्ट बना स्केल कर लो 15 वोल्ट के ऊपर, 20 वोल्ट चाहिए 20 वोल्ट के ऊपर स्केल कर लो। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस फ्री हो, मिनिमम मेंटेनेंस हो, मोबिलिटी सपोर्ट हो, मीन्स आप कहीं भी ले जा सको, ऐसा नहीं है आप एक जगह पे बंद के बैठे हुए हो, एक जगह पे आप यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, वो आप कहीं दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो उसको मूव करना इजी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ टाइम होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर पाओ। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, उसके बाद लो कॉस्ट हो, लो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, सस्टेनेबिलिटी हो, आप लंबे टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो कर सकें आप उसे काम। पावरिंग IoT डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस के अंदर पावरिंग कैसे करते हैं, IoT डिवाइसेस को पावर कैसे देते हैं, तो मेंस पावर होती है बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सुपर कैपेसिटर वो होते हैं जो कैपेसिटर के कंसेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर चार्ज स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक बैटरी से पावर ले रहे हैं। कुछ कंसेप्ट अभी पीछे आया था मोबाइल्स के अंदर भी, कि ऐसे बैटरीज आई हुई है उनके अंदर, कुछ आपने न्यूज़ में ही पढ़ा होगा, ऐसी बैटरीज आई हुई है, दोज विल बी चार्ज ओनली विद इन 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट में वो चार्ज हो जाएंगे। वो क्या है, वो दोज आर नॉट एक्चुअली बैटरीज, दोज आर सुपर कैपेसिटर्स, जिसको आप इतनी जल्दी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन उनको रनिंग टाइम भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता,
लेकिन इतना होता है कि आपका काम चल जाता है। RF एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, उसके बाद है थर्मल एनर्जी है, सोलर एंड फोटोवोल्टाइक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और उसके बाद ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का तो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई इस वेरेबल सेंसर पहनना है और आप चाहते हो कि इसको पावर मिलती रहे आपकी बॉडी के एनर्जी से, बॉडी की हीट से, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो एक पॉइंट। यहाँ मैंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताया था कि मीन्स ऐसा होना चाहिए जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो सस्टेन होना चाहिए, उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। टिपिकल पावर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ एन आईओटी। आईओटी के अंदर पावर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है? वाइब्रेशनल होगा या टारगेटेड आरएफ होंगी, रेक्टिफायर हो सकता है, उसमें आप आरएफ का यूज़ कर सकते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर सकते हो चार्जिंग वगैरह के लिए, या आप रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हो, या आप एनर्जी हार्वेस्टर्स का यूज़ कर सकते हो। मीन्स जहाँ से आप एनर्जी ले सकते हो, हीट से ले सकते हो, सोलर से ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पावर लेनी कहाँ से है। आप रेक्टिफायर से ले सकते हो, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से ले सकते हो, या आप सोलर पावर से ले सकते हो, थर्मल पावर से ले सकते हो, विंड पावर से ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो। उसके बाद आप उसको जब वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको डीसी टू डीसी स्विचिंग करोगे, रेगुलेशन करोगे उसकी। डीसी किसी लेवल पे है और आपको जिस लेवल पे चाहिए उस लेवल तक लेके जाओगे। उसके बाद फिर आप उससे क्या करोगे कि बैटरी मैनेजमेंट करोगे, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के पास आप भेजोगे, उससे उसको बैटरी चार्ज करनी है, कितनी चार्ज करनी है, कितने एम्पियर पे चार्ज करनी है, वहाँ आप प्रोवाइड करोगे उसको। या आप उसको LDOs के पास भेजोगे, रेगुलेटर्स के ऊपर भेजोगे, लो पावर कंज्यूम करेंगे जो, या आप उसको सेंसर पे भेजोगे, या उसको पावर इंडिकेटर्स के ऊपर आप भेजोगे उनको। पावर लिमिटेशंस, बैटरी या पावर सोर्सेज के अंदर पावर लिमिटेशंस क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नॉन चार्जेबल बैटरीज की बात करते हैं। जहाँ नॉन वाईफाई बेस्ड सेंसर हम जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ नॉन चार्जेबल 2 बैटरीज यूज़ करते हैं, AA साइज़ की, AA साइज़ की। तो उसके अंदर क्या है कि वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी यूज़ होती थी वहाँ। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, जब भी वो कंज्यूम हो जाती तो उसके अंदर क्या होता कि आपको उसको दोबारा चेंज करना पड़ता। अब भी यूज़ होती हैं, जहां आपकी पावर कंजम्पशन कम है वहां आप उनको यूज़ करते हैं, बिकॉज उनकी कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू चार्जेबल, ठीक है, उनकी कॉस्ट कम होती है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ गई वो है NiCd, निकल कैडमियम बैटरीज आ गई। और उससे पहले मेटल बेस्ड, निकल मेटल बेस्ड बैटरी थी। वो उनके कंपैरिजन में आजकल जो बेटर बैटरीज हैं जो रिप्लेस कर दिया है, निकल कैडमियम बैटरीज ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो 500 चार्ज और डिस्चार्ज जो आप बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि जो आप मोबाइल को कभी भी चार्जिंग में लगा देते हो, कभी भी उसको 50% हुआ चार्जिंग में लगा दिया, ठीक है, 60% रहती है बैटरी, चार्जिंग में लगा दिया। तो ये समझो आप कि हर एक का अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल होता है कि कितने टाइम्स वो चार्ज या डिस्चार्ज हो सकती है। तो जब तक बैटरी लो ना हो जाए, सफिशेंटली लो ना हो जाए, तब तक आप उसको 10% तक जब तक ना आ जाए तब तक आप उसको चार्जिंग में नहीं लगाओ। बैटरी यही होता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग सोर्सेज यूजिंग मैकेनिकल, थर्मो इलेक्ट्रिक, सोलर एट्सेट्रा, जो ये यूज़ हैं ये फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि समवेयर ये उतना सफिशेंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पाते जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होती है, ठीक है। और यदि आपको सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, यदि आप उतने बड़े पैनल्स लगाओ तो वो पैनल्स बहुत बल्कि हो जाते हैं, वो सिस्टम बहुत बल्कि हो जाता है। तो हमें हमारे जो स्पेशली मैं PV सोलर की बात करूं तो हमारे PV सोलर्स जो हैं, फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं, वो आज तक भी 25% एफिशिएंसी देते हैं। मींस जितना उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है उसका सिर्फ 25, तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, तो 25% उनकी एफिशिएंसी है। तो आप ये देखिए कि आपको कितने बड़े साइज, 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 टाइम्स कम एरिया में काम चल सकता है, 4 टाइम्स कम नंबर ऑफ पैनल्स में भी काम चल सकता है यदि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम करें तो, ठीक है।
उसके बाद है वायरलेस पावरिंग अप डिवाइसेस। वायरलेस पावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस पावर के अंदर भी प्रॉब्लम ये बहुत रहती है कि आप कितना उसके अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत होते हैं। आपने ट्रांसमिट किया, आपका सोर्स जहाँ रखा हुआ, सोर्स से ट्रांसमिट किया, अब उसके बाद रिसीवर जहाँ रखा है वो उनके बीच में कोई वायर नहीं है, विदाउट वायर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो लेकिन विदाउट वायर ट्रांसमिशन तो हो रहा है, पावर तो वहाँ जा रही है। मैं पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं मैसेज ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना ये चीज़। मैं अभी सिग्नल ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पावर ट्रांसमिशन की बात बता रहा हूँ। पावर जिससे वो ऑपरेट होगा, जिससे एक सेंसर ऑपरेट होगा, वो उससे अपने सोर्स से कैसे जुड़ा हुआ है, वो वायरलेसली जुड़ा हुआ है। अब वायरलेसली सिग्नल उसके पास जा रहा है, लेकिन वायरलेसली जब सिग्नल जाता है तो बीच में बहुत से लॉस होते हैं, तो काफ़ी लॉस बीच में हो जाते हैं, पूरे कंप्लीट पावर वहाँ तक नहीं जा पाती। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डायरेक्टेड बाय मैग्नेटिक इंडक्टिव कपलिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिजाइनिंग सच सिस्टम इज़ कम्प्लेक्स, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। और उसके बाद सिक्योरिटी कंप्लायंस भी होता है, क्योंकि क्यों होता है सिक्योरिटी कंप्लायंस? क्योंकि आपका जो सोर्स है वो किस सेंसर के लिए पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो पेयरिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो किसी ऐसे सेंसर को पावर प्रोवाइड कर देगा जिसकी पावर रेटिंग वो नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वहाँ से क्या होगा कि डैमेज हो सकती है वो डिवाइस जिसके लिए वो पावर सोर्स बना ही नहीं हुआ। वो पावर लिमिटेशन इन बैटरी और पावर सोर्सेज। पावर मैनेजमेंट ब्लॉक्स आर एनालॉग और मिक्स्ड सिग्नल सर्किट्स। जो पावर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे एनालॉग बेस्ड भी हो सकते हैं, और या हमें डिजिटल बेस्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑन चिप का कंसेप्ट आज के टाइम में आ रहा है। सिस्टम ऑन चिप का मतलब ये है, एक चिप के ऊपर ही हम अपना पावर मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और उसी से हम कंट्रोल करते हैं सारा। उसके बाद आता है सुपर कैपेसिटर का कंसेप्ट आ जाता है। सुपर कैपेसिटर के कंसेप्ट का मैं आपको पहले बता चुका कि जिसमें अनलिमिटेड चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल की हम बात करते हैं। उसमें क्या होगा, उसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि वो हाई सेल्फ डिस्चार्ज, उसमें अपने आप भी डिस्चार्ज होता है। वो 25% पर डे वो डिस्चार्ज हो जाता है। यदि आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे 25% पर डे से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स आपको जब यूज़ करना हो तभी आप उसको चार्ज करो, अदरवाइज आप उसको चार्ज करके छोड़ दोगे तो 4 डेज़ में तो वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें सॉलिड स्टेट थिन फिल्म कंसेप्ट भी आया हुआ है। लो पावर डेंसिटी है जिसकी, लेकिन बट हाई एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी उसकी हाई है। ठीक है, तो मीन्स उसमें वो लंबे टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो होंगे उसके अंदर लॉसेज ज़्यादा हैं, रेगुलेटर्स के अंदर लॉसेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ से भी आप क्या है कि एलडीओज़ का आप यूज़ करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई पावर कंजम्पशन इश्यूज क्या हैं आईओटी एप्लीकेशंस के अंदर? अब वाईफाई की बात करते हैं। वाईफाई के अंदर आईओटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाईफाई, तो उसके अंदर क्या एनर्जी का इशू है, पावर कंजम्पशन का क्या इशू है, उसकी बात करते हैं। तो आज के टाइम में जब हम बात करें तो वाईफाई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आईओटीज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू द जिगबी, ब्लूटूथ, और इनके कंपैरिजन में यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, और क्या है कि इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे वाईफाई नोड्स बन रहे हैं, और मेनी मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी जिनको आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जिनको आप आईओटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप वाईफाई, उसको वाईफाई नोड बना देते हैं उसको। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाईफाई का यूज़ आज के टाइम में ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए आप उसका रेंज ज़्यादा मान सकते हैं कि रेंज ज़्यादा है, इजी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और चैलेंज क्या है डेवलपर्स के लिए, कि बिगेस्ट चैलेंज तो यही है कि जो वाईफाई शुरू में बनाया गया था, वाईफाई जब डेवलप किया गया था, वो इसलिए डेवलप किया गया था उसको ये मान के कि हमें अच्छा उसकी रेंज चाहिए, अच्छी बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, और थ्रोपुट अच्छा चाहिए, और पावर कंजम्पशन का कोई इशू नहीं लिया गया था उस टाइम कि पावर कंजम्पशन भी हमें कम चाहिए। तो वाईफाई जब डिज़ाइन करते हुए
पावर का कोई ध्यान नहीं रखा गया था बहुत ज़्यादा, कि दैट पावर कंजप्शन वाज नॉट ए इशू दैट टाइम। और वहाँ जो इश्यूज थे उस टाइम ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ था, रेंज था, थ्रोपुट था, ये कुछ फैक्टर्स थे जो जिसको ध्यान में रख के ये चीज़ डिज़ाइन की गई थी। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, वाईफाई डेवलप करने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि वाईफाई प्रोटोकॉल को डिसाइड करना कि कौन सा वाईफाई आप यूज़ करना चाहते हो। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वाईफाई प्रोटोकॉल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। वाईफाई प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद कॉस्टली कंपेयर टू अदर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये जो इसके अंदर वाईफाई है वो दूसरों के कंपैरिजन में कॉस्टली है, और मोर टाइम एंड रिसोर्स नीडेड कंपेयर टू अदर वाईफाई वायरलेस प्रोटोकॉल्स। दूसरे जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं, ब्लूटूथ है या जिगबी है, या इनके कंपैरिजन में टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद फॉर्म फैक्टर कॉन्स्टेंट्स भी हैं। अब उसके अंदर क्या चीज़ है कि लोएस्ट पावर मोड एज मच एज पॉसिबल। आप क्या करो कि अपना सिस्टम इस तरीके से यूज़ करो कि वो मोस्टली लो पावर। देखिए जब मैंने बताया वायरलेस वाईफाई के अंदर मेन लिमिटेशन तो यही है कि उसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा है औरों के कंपेरिजन में। तो एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है हम उसको लोवेस्ट पावर मोड में रखें और जब तक पॉसिबल हो सके, और जब भी आपको ट्रांसमिशन या रिसीविंग करना हो तब आप उसको ट्रांसमिशन मोड में ले जाएं, या तब आप उसको फुल एनर्जी मोड में लेके जाएं। और वाईफाई पावर कंजप्शन इज सिग्निफिकेंटली impacted by the RF performance and the network conditions। RF परफॉर्मेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस और जो नेटवर्क कंडीशंस के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वाईफाई पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एक बिजी नेटवर्क है तो वो क्या करता है, वहाँ दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो बिजी नेटवर्क के अंदर पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ रीसेंड करना पड़ता है बार बार, और या रीट्राई करना पड़ता है बार बार। तो हमें ऐसे सिस्टम्स की बात करते हैं जहाँ आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बिजी ना रहे, तब पावर कंजप्शन वाईफाई के अंदर कम होगी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है वाईफाई पावर कंजम्पशन इश्यूज़ के अंदर हम कुछ और बात करते हैं। डेवलपर्स मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द रीट्रांसमिशन। अभी मैं यही बात कर रहा था कि जो रीट्रांसमिशन है और ऐसी नौबत ही ना आए कि रीट्रांसमिट करना पड़े, ट्रांसमिट किया रिसीव हो जाए, ट्रांसमिट किया आगे रिसीव हो जाए, तो वो बेटर है। उस केस में क्या है, पावर कंजप्शन कम होगी। वाईफाई डिवाइसेस टिपिकली कंज्यूम सिग्निफिकेंट पावर इन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीवर। दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर भी पावर कंजप्शन काफ़ी होती है वाईफाई के अंदर। पावर कैसे बचाई जाए, ट्रांसमीटर और रिसीवर में पावर कैसे बचाई जाए? सबसे पहले तो जो आप डिवाइसेस यूज़ करेंगे वो ऐसी यूज़ करेंगे जिनकी हाई सिलेक्टिविटी हो, मीन जो इजीली सिलेक्ट हो सकें। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई कर रहे हैं और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, और या एक्सेप्टेंस उसकी सिलेक्टिविटी मीन एक्सेप्टेंस जो उसकी है सिग्नल के लिए वो प्रॉपर हो। सेकंड क्या है, चूज डिवाइसेस विद हाई रिसीविंग सेंसिटिविटी बेटर हो। और लास्ट है चूज अनक्राउडेड चैनल सो दैट देयर मस्ट नॉट बी रिपीटेड रीट्राइज और रिपीटेड रीट्रांसमिशन, वो ना हो। तो इसलिए आप ऐसा चैनल सिलेक्ट करो, चूज़ करो जहाँ पर जो क्राउडेड ना हो। तो मैंने क्या बताई कि आप जो डिवाइसेस यूज़ करोगे उनकी सिलेक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है, मीन्स वो प्रॉपरली जो जिस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सिग्नल रिसीव करो उनको उनकी एक्सेप्टेंस बेटर होगी उनकी। जो सेकंड क्या है कि जो रिसीविंग सेंसिटिविटी है वो बेटर होगी। और थर्ड क्या है कि आप जो उसमें चैनल्स यूज़ करोगे वो क्राउडेड नहीं होंगे। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला है ऑलवेज ऑन कनेक्टेड, ऑलवेज ऑन या ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। ऐसी
कुछ डिवाइसेस है, वाईफाई डिवाइसेस हैं जिनको आपको ऑलवेज ऑन रखना पड़ता है। जैसे आपका वाईफाई कैमरा हो गया, जैसे वाईफाई वीडियो कैमरा है, उसको हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत है, हमेशा ऑन रहना चाहिए वो, ठीक है, उसमें हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। यदि वो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में तो यू विल लूज़ द इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है लेटेंसी, क्रिटिकल फैक्टर, लेटेंसी की एक दिक्कत रहती है। लेटेंसी क्या होता है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है अच्छे से और एक टाइम ऐसा आया कि वो उसने उस कनेक्शन लूज़ कर दिया, कनेक्शन लूज़ कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है बीच में वो मिस हो जाएगा। तो लेटेंसी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है इसके अंदर, ऑलवेज कनेक्टेड के अंदर, ऑलवेज कनेक्टेड टाइप में। उसके बाद दूसरा है पीरियोडिकली कनेक्टेड। पीरियोडिकली कनेक्टेड के अंदर जो कनेक्शन होगा वही ऐसा होगा कि वो कभी कनेक्ट हो जाएगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो काम ही ऐसे करता है जैसे आपको टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी लेना है या प्रेशर लेना है या कुछ इस तरीके से जो चीज़ लेनी है, सेंसर्स के साथ जो काम कर रहा है। टेम्परेचर प्रेशर की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या ल्यूमिनेसिटी लेनी है आपको, सन की ल्यूमिनेसिटी कितनी है किसी भी टाइम पर, तो आपको वहाँ क्या चाहिए, वहाँ आपको इंटरमिटेंट चाहिए, वो एक अब चाहिए, फिर फॉर एग्जांपल आपको 5 मिनट्स के बाद चाहिए, फॉर एग्जांपल फिर 5 मिनट्स के बाद चाहिए। तो आप क्या करोगे, बीच का जो ड्यूरेशन है उस टाइम उसको ऑफ कर दोगे, तो वाईफाई उस टाइम ऑन नहीं रहेगा। तो यहाँ जो लेटेंसी है वो एक मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही कुछ डिले के बाद ट्रांसमिशन कर रहा है, तो ना तो वो कम्प्लीटली ऑन मोड में होंगे ना कम्प्लीटली ऑफ मोड में होंगे, ठीक है। तो वो अवेक और स्लीप बहुत फास्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी सो जाएंगे, मीन्स स्लीप मोड में चले जाएंगे। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी स्लीप मोड में चले जाएंगे और बहुत जल्दी वो अवेक मोड में आ जाएंगे, अवेकनिंग भी ईजिली हो जाएगी उनकी। तो यहाँ वो इशू नहीं है। थर्ड है इवेंट ड्राइवन। इवेंट ड्राइवन क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर इवेंट होगी तभी वो ड्राइव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जब कोई पर्टिकुलर इवेंट ड्राइव होगी तभी होंगे। उसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे कहीं से कोई ट्रिगर सिग्नल आया, ट्रिगर सिग्नल आया, जब ट्रिगर सिग्नल आ रहा है तभी वो ऑन होगा। और ट्रिगर सिग्नल कब आएगा, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी हैपनिंग हुई जहाँ एक पर्टिकुलर वाटर लेवल या प्रेशर लेवल ओवरशूट कर गया, तो वहाँ से ट्रिगर सिग्नल आ रहा है। तो ट्रिगर सिग्नल जैसे ही आया ना, वैसे ही वो क्या हुआ, वाईफाई ऑन हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉयलर का। बॉयलर में प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और वो डाटा कहीं ट्रांसमिट होना है, ठीक है, लेकिन वो तभी ट्रांसमिट होना है जब वो एक पर्टिकुलर डेंजर लेवल को क्रॉस कर जाए। मीन्स पर्टिकुलर लेवल को जब वो क्रॉस कर जाए तभी वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही वो प्रेशर लेवल को, उस प्रेशर लेवल को जो हमने कंसिडर किया हुआ है, जो हमने डिफाइन किया हुआ है, जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा वैसे एक ओवरशूट आएगा वोल्टेज के अंदर। ओवरशूट आएगा तो वहाँ एक जो जो भी ओवरशूट वोल्टेज होगी वो क्या करेगी, वाईफाई को ऑन कर देगी और वाईफाई ऑन होके सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इवेंट ड्राइवन है। ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना, आपको पता भी नहीं कब होगा ऐसा। मैं ये नहीं कह सकता हर 1 आवर के बाद ऐसा होगा, या मैं ये नहीं कह सकता 30 मिनट्स के बाद ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि डेली 1 टाइम ऐसा होगा, ऐसा नहीं कह सकता मैं। तो ये है इवेंट ड्राइवन, जिसका हमें ये नहीं पता होता कि ये कब होगा। हो सकता है ये एक दिन में 5 टाइम्स भी हो जाए, हो सकता है 1 मंथ में भी एक बार ना हो, जो मैंने एग्जांपल दिया है कि ओवर प्रेशर यदि हो गया उसके अंदर। तो ये है इवेंट ड्राइवन। उसके बाद है डिज़ाइन इश्यूज़ क्या है, लोअरिंग पावर, वाईफाई पावर कंजम्पशन इज़ ऑल्सो ए डिज़ाइन सिस्टम इशू। उसकी पावर कंजम्पशन को जो कम करना, वो अपने आप में एक बड़ा इशू है। पावर कंजम्पशन को कम कर, देखिए हमने अब तक जितने भी मेथड यूज़ किए इसके अंदर हम वाईफाई के पावर कंजम्पशन को कम करने की बात हमने कही नहीं कि जो भी 3 मेथड बात की है, इवेंट ड्राइवन किया, या हमने पीरियोडिकली कनेक्टेड किया, या ऑलवेज ऑन या ऑलवेज कनेक्टेड की बात की, तो इनमें हमने कहीं भी ये बात नहीं की हम उसकी पावर कंजम्पशन को कम करेंगे। पावर हमने क्या किया, हमने उसका ऑन टाइम रिड्यूस करने की कोशिश की है, ऑन टाइम कम हो जाए तो पावर कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाए। लेकिन अब मैं ये बात करता हूँ कि वाईफाई की पावर कंजम्पशन कैसे कम हो, तो वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइन इशू है, बड़ा सिस्टम डिज़ाइन इशू है। तो उसमें वाईफाई डिज़ाइन की का जब मॉड्यूल बनता है उस टाइम उसमें क्या चेंज किए जा सकते हैं, वो उसका इशू है। पावर मैनेजमेंट and extended battery life are major factors when developing IoT applications।
पावर मैनेजमेंट की बात करें या बैटरी लाइफ की बात करें, तो हमारे लिए आईओटी के अंदर ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि पावर को कैसे मैनेज किया जाए कि आप एक सेम सोर्स से आप एक लंबे टाइम तक पावर ले सको। या दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ। एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ भी तभी होगी जब आप उसको प्रॉपरली पावर मैनेज करोगे। आपके मोबाइल के अंदर बैटरी सेवर मोड आता है। बैटरी सेवर मोड जब आपकी 20% बैटरी रह जाती है तो ये आएगा, बैटरी सेवर मोड ऑन करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप यदि यस कर दोगे तो आपके पेरिफेरल ऑफ हो जाएंगे, आपका डाटा ऑफ हो जाएगा। ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, ट्रांसमीटर और जो रिसीवर हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब उनको फुल कैपेसिटी पे काम ना करें, फुल कैपेसिटी पे काम ना करके वो ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करेंगे। उसके बाद पावर सेविंग मोड पे या स्लीप मोड पर जाके काम करेंगे, ठीक है, या शटडाउन मोड में काम करेंगे, या स्टैंड बाई में काम करेंगे। इस तरीके से काम करते हैं, या WMM या DTIM। उसके बाद क्या है, चूजिंग द राइट हार्डवेयर। राइट हार्डवेयर का यूज़ करना सो दैट लॉसेस कम से कम हो। राइट हार्डवेयर का यूज़ करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यदि आप एक ऐसी डिवाइस यूज़ करोगे जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो स्पीकर्स का एग्जांपल ले लें। आप एक ऐसे स्पीकर यूज़ करेंगे जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है तो पावर कंजम्पशन कम होगा, बैटरी के ऊपर लोड नहीं आएगा ज़्यादा। और यदि आप के स्पीकर्स की एफिशिएंसी बेटर नहीं है तो बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। ऑप्टिमाइजिंग RF परफॉर्मेंस एंड सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करना। सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम किस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, मीन्स ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि आप फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। आपकी यदि प्रोसेसर भी वर्क कर रहा है, कंट्रोलर भी वर्क कर रहा है, तो वो भी हाईएस्ट लेवल पे काम नहीं करेगा, वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर काम करेगा।